बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। जो खबर आ रही है वहां पर हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया है। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है, वहीं करीब 100 लोगों के घायल होने की भी खबर है। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक धमाके की आवाजें सुनाई दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं सीएम ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। साथ ही भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए। इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। वहीं इंदौर के डिविजनल कमिश्नर माल सिंह भैडिया का कहना है कि इंदौर में निजी अस्पतालों सहित डॉक्टरों की सभी टीमें भी अलर्ट हो गई हैं। आज जो हरदा में दुखद घटना हुई है उसको वहाँ जो घायल हैं और गंभीर रूप से जो पेशेंट है उनको लाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पर एमवाई हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और चोइथराम अरविंदो से टाइप करके सब पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया है। यहाँ बर्न यूनिट करीबन 33 बेड तो अवेलेबल है। इसके अलावा भी हम जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार पूरी तैयारी है और जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें सबको अलर्ट कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अलर्ट कर दिया है। चलिए, बस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरदा से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता वासु चौर। तो वासु, बताएं अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्या आग पर काबू पाया जा सका है पूरी तरह से? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले सूरत हाल दिखा देता हूँ। यही वो जगह है, यही वो साइट है जहाँ पर हादसा हुआ, यही वो पटाखे की फैक्ट्री है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। जो पूरी की पूरी बिल्डिंग थी वो जमींदोज हो चुकी है। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी आज सुबह तक, लेकिन अब देखिए पूरा मलबा ही मलबा को चारों तरफ नजर आएगा और बहुत सारे वाहन जो है वो भी इस पूरे हादसे की चपेट में है। और इन गाड़ियों की क्या हालत हुई है ये भी आप यहाँ पर इस वक्त मौके पर देख सकते हैं। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की जो खबर है वो भी सामने पर जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम्स है वो लगातार अपना काम कर रही हैं। लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। आप यहीं रहते हैं? जी सर, बात कर रहा हूँ। तो कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ बातें अभी तक इस पूरे हादसे में निकल कर आई हैं? बहुत पता नहीं किस कारणों का अभी तक नहीं पता चल रहा, लेकिन बहुत बेकार हुआ, अच्छा नहीं हुआ। क्या आप लोगों को धमाका दूर तक सुनाई दिया था? हाँ, कम से कम 4 किलोमीटर इंदौर और हरदा पे हमारा कार शोरूम है। हाँ, वहाँ पर भी हमारे टीन शेड में इसका धमाका और आवाज आई और इसके बाद में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ हमारे शहर के लिए। ये दिन काला दिन मानते हैं हम इसको और बहुत भयानक। तो इतना अच्छा है कि राइट साइड सब गेहूं की फसल बोई हुई थी, लेकिन अभी फसल हरी थी, इस वजह से और भी जाने जाती। कितने लोग करीब आप लोगों को जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या जानकारी मिली है? अब ये तो अंदाजा नहीं है, पर फिर भी जी शुक्रिया वासु ये इस पूरी जानकारी के लिए। और आप इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। वाकई तस्वीरों में जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे काफी भीषण आग पटाखा फैक्ट्री में लगी हुई है और रेस्क्यू का काम जारी है।
अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बाजार की। आज आईटी शेयरों में तेजी से बाजार का जोश हाई रहा और इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 455 अंक चढ़कर 72,186 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 156 अंक चढ़कर 21,929 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी आईटी, ऑटो, फार्मा में रही। वहीं बैंकिंग शेयरों पर हल्का प्रेशर देखा गया। आइए मार्केट का हाल अब लेते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं आज बाजार की हाईलाइट्स के बारे में। कह सकते हैं बढ़िया दिन, और खास तौर से क्योंकि आईटी आज ड्राइविंग सीट पर आ गया हैवी वेटेज के साथ। और बड़ी चीज़ क्या है कि जितने दिग्गज हैं, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सब में एक अच्छा उछाल आता दिखाई पड़ा। टीसीएस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और करीब 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हुई वहां पर भी। साथ ही साथ मिड कैप शेयरों में रिकॉर्ड ऊंचाई थी और मिड कैप में खरीदारी के साथ ही क्लोजिंग भी आते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट एडवांस क्लाइंट भी लास्ट तक आते थे। 14 साढ़े 14 शेयर तेजी में थे। 2300 शेयर बीएससी में तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। आईटी के अलावा ऑटो, फार्मा इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बंद होते हुए दिखाई पड़े और एफ&ओ के टॉप गेनर्स में आपको फार्मा का भी नाम शुमार पड़ेगा। बैंकिंग शेयरों में थोड़ा दबाव था, हालांकि वोलेटिलिटी के बीच में थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि आज ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी और आईटी शेयरों में एक जोरदार एक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ा। सुमित, ये भी बताएं कि कौन से सेक्टर्स और शेयर्स ऐसे रहे जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें इधर आपको इंश्योरेंस दिखाई पड़ेगा या फिर आईटी दिखाई पड़ेगा। अगर टॉप गेनर्स देखा जाए तो सबसे ऊपर नाम आता है बीपीसीएल 6% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 5% ऊपर, एचसीएल टेक 4.5% ऊपर और मारुति 4% तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड करीब 3% के आसपास की गिरावट यहां थी। ब्रिटानिया 2.5% नीचे रहा। इंडसइंड बैंक 2% नीचे और आईटीसी 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में त्रिवेणी टर्बाइन करीब 20% का उछाल, जमुना ऑटो 9% ऊपर, इंडियन ओवरसीज बैंक 8% ऊपर, एमएमटीसी 7% के आसपास उछाल यहां रहा। इसके अलावा मिड कैप गिरने वाले शेयरों में प्रिंस पाइप्स 6.5% नीचे, सुवन फार्मा नंबर्स का इंपैक्ट 6% नीचे, एनबीसीसी 5% नीचे और उषा मार्टिन नंबर्स के बाद 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। आईटी में आज स्टार था एचसीएल टेक 4.5% ऊपर, टीसीएस 4% ऊपर, विप्रो 3.5% ऊपर और कोफोर्ज करीब 3% के आसपास तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन आईटी, इंश्योरेंस और फार्मा के नाम, और अच्छा मोमेंटम मार्केट ने आज गैदर भी किया। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं इंडिया एनर्जी वीक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2045 तक भारत की एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में पीएम मोदी ने एनर्जी सेक्टर में अगले 5 सालों में 67 अरब डॉलर के निवेश की बात कही है। आज उन्होंने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। इंडिया एनर्जी वीक देश का सबसे बड़ा एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री ने यहां ग्लोबल एनर्जी सीईओज और एक्सपर्ट्स के साथ राउंड टेबल भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि ग्लोबल एनर्जी रोडमैप की दिशा भी तय कर रहा है। भारत तेल और एलपीजी का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, 4था सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर और रिफाइनर है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी को जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एनर्जी में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने का प्रयास कर रहा है। पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के 4थे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, 4थे सबसे बड़े रिफाइनर और 4थे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं गोवा, जहां पर इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं आज पहला दिन है, क्या कुछ हाइलाइट्स रही?
जी आज पहला दिन है इंडिया एनर्जी वीक का और आज जो पूरा फोकस था वो प्रधानमंत्री की इनॉग्रेशन स्पीच पे था और उनकी जो बैठक हुई राउंड टेबल तमाम एनर्जी कंपनीज के सीईओज के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ उस पर पूरा फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में 3 महत्वपूर्ण बातें कहीं। एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पर सरकार के फोकस की उन्होंने बात कही। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो पिछले 2 साल में नहीं बढ़े हैं। अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी गैस है उसका टोटल एनर्जी मिक्स में सरकार आने वाले दिनों में 15% तक करने जा रही है और इसके लिए अगले 5 से 7 साल में $67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब पिछले इंडिया एनर्जी वीक में जब वो संबोधन दे रहे थे तो सिर्फ 80 ऐसे रिटेल आउटलेट थे जहां की 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिक रहा था, जबकि ये संख्या अभी 9,000 को क्रॉस कर गई है। इसके अलावा जो तमाम ऑयल कंपनियों के साथ उनकी जो बैठक हुई उसमें उन्होंने भारत को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया और तमाम कंपनियों से कहा कि इस दिशा में आगे जो है कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने ओएनजीसी का जो सी सर्वाइवल सेंटर है, एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, उसका भी इनॉग्रेशन किया जहां पे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर से जो वर्कर्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा। इस तरह की जो डिफिकल्ट कंडीशन है वहां पे सर्वाइवल की जो टेक्निक्स हैं वो बताई जाएंगी। इसके अलावा कई देशों के ऊर्जा मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, तो कई सारे टेक्निकल सेशंस हैं आज, कई सारे स्टार्टअप्स ने यहाँ पे अपना इनोवेशन दिखाया है, तो उस पर फोकस रहेगा अगले 4 दिनों के अंदर। हम देखेंगे कई सारे MOUs भी इस समय साइन किए जाएंगे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं इंडिया एनर्जी वीक के दौरान वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। प्रधानमंत्री जी ने आज आत्मनिर्भर एनर्जी सेक्टर बनाने की बात की और आप लोगों से बात की कि राउंड टेबल भी था। क्या कहना चाहेंगे स्पीच के बारे में और आपका क्या विजन है इस बारे में? हमारे पास हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हमारे पास धरती के नीचे सब कुछ है। ऑयल बहुत है, गैस बहुत है। इसको बाहर की कंपनियों को कभी कभी रहता है कि खाली उनको तेल सप्लाई करना है। हम $10 में तेल अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं हिंदुस्तान में, तो हम $80 में क्यों खरीदें और कम से कम 50% तो खुद बनाएं। तो उसके बारे में चर्चा हो रही थी, लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था कि आप यहाँ पे आएँ, हमको तेल भी बेचें, साथ में तेल निकालें भी। उसके बारे में बहुत कुछ बातें हुई, चर्चा हुई। लेकिन केन फुल्ली कमिटेड है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे पीछे पीछे और लोग भी आएंगे क्योंकि तेल और गैस दोनों निकालें। बिल्कुल सर। और इस साल का क्या विजन है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? 50% का जो आपका विजन है तो वो 3 साल में हम लोग केन का प्रोडक्शन डबल करेंगे, उसमें $4 बिलियन खर्च होगा। चलिए अब कुछ और खबरें अब आपको बता दें, आपसे किचन से जुड़ी हुई खबर। अब आपको अच्छी क्वालिटी का चावल सिर्फ 29 रुपए के रेट से मिलेगा। जी हां, चावल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार ने भारत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। भारत चावल को लेकर सरकार की क्या योजना है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। पिछले 1 साल में चावल की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लिहाजा लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने भारत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। भारत चावल की कीमत 29 रुपये प्रति किलो रखी गई है। ये 2 पैक के अंदर उपलब्ध होगा। 5 किलो और 10 किलो के पैक में इसको उपलब्ध रखा गया है। सरकार की योजना है कि पूरे भारत के अंदर ऐसी गाड़ियां भेजी जाए जिसके जरिए कि सरकार लोगों को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध करा सके। इतना ही नहीं, सरकार पहले ही लोगों को भारत आटा जो कि 27.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करा रही है, प्याज जो कि सरकार लोगों को 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करा रही है, और भारत दाल जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलो रखी गई है। तो ये सारी चीजें आप NCCF, नेफेड, केंद्रीय भंडार और दूसरी खुदरा दुकानों से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार इनको ब्लिंकिट और बिग बास्केट पर भी बेचने की तैयारी कर रही है। जल्दी आप ऑनलाइन इनकी भी खरीदारी कर पाएंगे। तो सरकार का ये मकसद है कि जो लोग हैं उनको महंगाई से राहत दिलाई जाए, उनको सस्ता दाल, चावल, प्याज, दाल सब उनको उपलब्ध करा जाए। तो इसके लिए सरकार ये योजना कर रही है ताकि सरकार अपनी महंगाई बास्केट को कम रख सके। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली।
तो अब आप सस्ता आटा और दाल के बाद सस्ता चावल भी खरीद सकेंगे। और जिस तरह से असीम ने जानकारी दी, जल्द ही ये जो सुविधा होगी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगी। और अब बात करते हैं पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन की, जिसके बाद रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदार पसोपेश में हैं। कई स्ट्रीट वेंडर के पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। एहतियातन ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स अब पेटीएम की बजाय कैश ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले उदय भान सिंह पिछले 6 साल से दिल्ली के करोल बाग में चाय बेच रहे हैं। हर छोटे स्ट्रीट वेंडर की तरह आपको इनके चाय के ठेले पर भी पेटीएम स्कैनर दिख जाएगा। लेकिन पिछले 2 दिन से उदय भान अपने ग्राहकों से पेटीएम की जगह कैश लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मना कर रहे हैं कि भाई पेटीएम नहीं करना, पेटीएम बंद हो गया है और ट्रांजैक्शन के खिलाफ है, ये है, कोई ना कोई वजह बता के मना कर रहे हैं। उदय भान की तरह हजारों स्ट्रीट वेंडर्स पेटीएम का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैसेज बार बार आ रहा है कि ये मतलब पेटीएम तुम्हारा सही काम कर रहा है, लेकिन कोई सही काम नहीं कर रहा है। वॉलेट से भी और पेटीएम बैंक से भी दोनों फेल हो रहा है। ब्लॉक कर दिया पेटीएम बैंक, 5000 रुपए वॉलेट में निकलने में बता रहा है। पेटीएम की तरफ से ये मैसेज भी भेजा जा रहा है कि 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम सामान्य तौर पर काम करता रहेगा, लेकिन कम पूंजी वाले स्ट्रीट वेंडर्स पेटीएम से दूरी बनाने में ही भलाई मान रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरबीआई ने सख्त एक्शन लिया है। इसके बाद पेटीएम के ग्राहकों के मन में कई सवाल है। ऐसे हर सवाल का जवाब जानने के लिए आज देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और बात अब आपके फायदे की। एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है। एफएनओ गुरुकुल सीजन 2 दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका होगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आएं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं। एफएनओ गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में एफएनओ सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर। 5 शहर 50 से ज्यादा शानदार वक्ता सीएनबीसी टीवी 18 द ग्रोथ समिट का मंच मेगा इवेंट के लिए तैयार है, जिसमें उद्योग जगत के जाने माने और दूरदर्शी नीति निर्माताओं के साथ होगा विचारों का आदान प्रदान, जिसमें देश के लिए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को साधने में समावेश, स्थिरता और निवेश के साथ साथ भारत की विकास गाथा के अगले पन्ने पलटे जाएंगे। तो जरूर देखिए सीएनबीसी टीवी 18 पर द ग्रोथ समिट विजन फॉर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 8 फरवरी मुंबई से शाम 5:15 पर। आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया। इसमें शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए हिंदू मुसलमान सबके लिए एक समान कानून होगा। इसके अलावा बहु विवाह पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में ईडी एक बार फिर एक्शन में दिखी। आज सुबह ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के परिसर पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड जारी है। इस पर आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो विटनेस पर दबाव बनाकर स्टेटमेंट ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार और बीजेपी को 370 सीटों का टारगेट सेट कर दिया है। एनडीए को कैसे और कहां से मिलेगी इतनी सीटें, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% से ज्यादा कैंसर के मामले जब सामने आते हैं जब इलाज की गुंजाइश काफी कम रह जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 9 में से एक भारतीय कैंसर जद में है और अगर वक्त रहते हम नहीं जागे तो ये और ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले सकता है। कैंसर से बचना है तो नियमित जांच ही सबसे कारगर उपाय है। तो आइए हम सब मिलकर भारत को कैंसर से सुरक्षित करें, अपनी और अपने परिवार की नियमित जांच कराएं, क्योंकि शुरुआत में ही कैंसर की पहचान ही आपकी जान बचा सकती है। संजीवनी में कैंसर के खिलाफ हमारी खास पहल से जुड़े, याद रखें, स्क्रीन करें। फेक जीएसटी रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर सरकार नकेल कस सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जीएसटी रिटर्न फॉर्म में अमेंडमेंट या एडिट करने की फैसिलिटी बंद कर सकती है। तो फिलहाल वक्त हो गया है फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों में आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज।